नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ हैं कार्तिक उपाध्याय जी, जो कि एक समाज सेवक हैं और हमारे साथ जुड़े हैं उत्तराखंड से। उत्तराखंड के नैनीताल डिस्ट्रिक्ट से, हल्द्वानी से हमारे साथ लाइव हैं। और आज हम बात करेंगे उत्तराखंड की नीतिगत समस्याओं और उच्च शिक्षा पर जो निजीकरण है और जो सामाजिक सुरक्षा से उत्तराखंड के लोग जूझ रहे हैं। और अभी स्टूडेंट्स, अभी लास्ट ईयर स्टूडेंट्स के जो दिक्कतें आ रही हैं, उस पर हम समाज सेवक श्री उपाध्याय जी से बात करेंगे। उपाध्याय जी, आपको हमारी आवाज़ आ रही है? हाँ सर, नमस्कार। हाँ, बोलिए सर। नमस्कार, जय उत्तराखंड। जय उत्तराखंड। मैं पहले अपना परिचय दे दूं। मैं कार्तिक उपाध्याय, हल्द्वानी से। जी। और एक पहाड़ी, मैं कहना चाहूंगा कि एक पहाड़ी, जो हमारा पहाड़ी राज्य उत्तराखंड है। तो पहले तो धन्यवाद प्रमोद मिश्रा जी का, दीपक जी का, कि आज आपके मंच पर मुझे मौका दिया गया आने का। जी। तो बल्कि मैं देख रहा हूँ कि देवभूमि इंडिया और छात्र संसद को जिस तरीके से आपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, जिस तरीके से लगातार आप इस पर काम कर रहे हैं, और छात्रों की समस्याएं जो आप पूरे भारत के अंदर जिस स्तर पे आप उठा रहे हैं, वाकई काबिले तारीफ है। क्योंकि एक लंबे समय से, मतलब, छात्रों की मांग है कि एक छात्र संसद, एक बहुत अच्छा नाम आपके द्वारा दिया गया। सर्वप्रथम तो छात्रों की एक लंबे राहुल। समय से मांग है एक अपनी कोर्ट की। जी जी। तो आज उस पर भी थोड़ी चर्चा करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी। जी। जी, ये राहुल कराज जी जो हैं, हमारे पुणे में MIT यूनिवर्सिटी के एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं। और उनके फादर कराज जी के द्वारा ये इंस्टीट्यूट चलाया जाता है। और हमारी ऑर्गेनाइजेशन का जो फाउंडेशन है, आज से 10 साल पहले उन्होंने ही डाली थी। और कार्तिक जी, हम ये पूछना चाहते हैं कि उत्तराखंड की आपको ऐसी 5 समस्याओं के बारे में बताएं जो अभी लोग उससे काफ़ी परेशान हो रहे हैं, जो कि कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान लोग अभी उत्तराखंड के लोगों का जीवन किस तरह से प्रभावित हुआ है? कि कोरोना कोविड-19 महामारी ने न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि पूरे भारत के प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक प्राणी को, मतलब, अव्यवस्थित कर दिया है। तो पूरा प्रदेश अभी, और उत्तराखंड की मैं बात करूंगा क्योंकि हमारा एक मैक्सिमम हिस्सा पहाड़ का है, जो एक लंबे समय से, आजादी के 72 वर्ष बाद भी, बुनियादी सुविधाओं से सुविधाएं तक हमारे पहाड़ों पे नहीं है, चाहे वो सड़क हो, शिक्षा हो या स्वास्थ्य हो। तो ये सारी परिस्थितियां, मतलब, अभी जिस उम्मीद से उत्तराखंड बनाया गया था, वो अभी हो नहीं पाया। तो और ऊपर से इस महामारी का आ जाना, वाकई ये उत्तराखंड को बहुत बुरी तरीके से प्रभावित कर रहा है। लेकिन इस महामारी ने एक, अगर इसे हम सकारात्मक तरीके से देखें, तो एक उत्तराखंड के लिए बहुत अच्छा एक काम हुआ है कि रिवर्स पलायन, जो एक लंबे समय से उत्तराखंड के लोग जो हैं, पहाड़ी क्षेत्रों के लोग, और जो बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, वो या तो पढ़ने के लिए बाहर जा रहे थे या नौकरी के लिए बाहर जा रहे थे। तो इस महामारी के दौरान वो लौट के पहाड़ों पर वापस तो आ गए हैं, लेकिन आगे के लिए कोरोना ठीक होने के बाद भी उत्तराखंड की सरकारों के लिए और लोगों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती आने वाला समय है। जी जी। हम इसी के साथ एक और प्रश्न आपसे पूछेंगे कि उत्तराखंड एक पहाड़ी राज्य है, लेकिन यहाँ कई ऐसी समस्याएं आज भी मौजूद हैं। जो स्वास्थ्य और शिक्षा यहाँ का एक सबसे बड़ा प्रश्न है। सड़कें तो आ गई, लेकिन उन सड़कों के रास्तों से विकास ना आ सका। इस पर आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल। मैं इस पर थोड़ा सा मैं आपको 2 पॉइंट रखना चाहूंगा अपने, कि एक तो 1993 में जी 1993 में DRDO के वैज्ञानिक हुआ करते थे, जो आगे जाके हमारे भारत के एक सबसे मतलब, जो सफल व्यक्तित्व अब तक का कहेंगे उनमें से एक, तो APJ अब्दुल कलाम जी। वो उस समय 1993 में DRDO में वैज्ञानिक थे। तो उस दौरान उनका पिथौरागढ़ आना हुआ था। जी। तो पिथौरागढ़ में उन्होंने देखा कि यहाँ पहाड़ में सब कुछ होने के बाद भी एक अच्छा वातावरण और पानी की हमारे यहाँ कोई कमी नहीं, संसाधनों की, प्राकृतिक संसाधनों की कोई भी कमी उत्तराखंड में नहीं है। तो उन्होंने 1993 में पिथौरागढ़ में कहा था कि यहाँ का जो कंकर और जो पहाड़ वाला रेतीला भाग जो है, जिसमें पत्थर है, उस जमीन में
अगर हम आज से मेहनत करें तो आने वाले 10 साल बाद उस जमीन में हम गड्ढे खोद के और उसके अंदर मिट्टी भर के हम यहाँ पे खेती की एक बहुत अच्छी शुरुआत कर सकते हैं। तो ये 1993 में ये कलाम साहब ने ये एक राय रखी थी और इस पर काम करने का उनका मन था। आज बहुत दुख होता है जब आज, और ये तो बहुत अच्छा, ये अच्छे समय पे ये विषय मुझे याद आया क्योंकि अभी 2020 भी चल रहा है। तो 2020 कलाम साहब का मानना था कि उनका एक विजन 2020 जो उन्होंने एक सपना जो भारत के निचले तबके गरीब तबके के लिए देखा था कि वो कहाँ पहुंचेंगे, वो वर्ष भी है और इस पर अभी कोई बात करने को तैयार नहीं। तो कुछ कमियां हमारे राज्य सरकारों की रही हैं जो 20 वर्षों में, मतलब जो आपने कहा था नीतिगत समस्या, तो वाकई उत्तराखंड में अब तक नीति ना बन पाना और जो यहाँ के पर्वतीय क्षेत्र के वातावरण के हिसाब से जो नीतियां बननी चाहिए वो अभी भी नहीं बन पा रही है। तो एक तो मुख्य कारण ये है कि जो यहाँ की नीतियां हैं वो यहाँ के हिसाब से नहीं चल रही है। उत्तर प्रदेश की कई नीति अभी भी हमारे यहाँ काम कर रही हैं। उसके अलावा 2011 में पुनः अब्दुल कलाम जी नैनीताल आए थे। ये बात 2011 की है। उन्होंने द टर्निंग पॉइंट, उनकी एक बुक है, उसमें मैं पढ़ रहा था। जब उत्तराखंड आए थे तो उन्होंने यहाँ करीबन 1.5 से 2 घंटा एक सेंट वेरी स्कूल है नैनीताल, तो वहाँ के बच्चों के साथ बिताया था। उसके बाद वो एक 15 मिनट के लिए एक प्राथमिक विद्यालय में भी गए थे। तो उन्होंने 2011 में कहा था अगर यहाँ की शिक्षा नीति बदली जाए और इसे आधुनिक किया जाए और जो 6 से 14 वर्ष हमारा मूल अधिकार है, हमारा मौलिक अधिकार है छात्रों का फ्री शिक्षा, अगर उसे आधुनिक बना के प्राइमरी और हमारे जो माध्यमिक विद्यालय हैं अगर वहां इसकी शुरुआत की जाए तो एक बहुत अच्छे लोग और भारत को आगे जाके चलाने वाले लोग उत्तराखंड के यही बच्चे होंगे जो आज प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाई के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जो बिना सड़क के 5-6 किलोमीटर 10 किलोमीटर प्राइमरी विद्यालय पहुंच रहे हैं और लौटते हुए घास काटने से लेके घास लेके आना, गाय भैंसों को जंगल से लेके आना, तो ये सारी जो एक संघर्ष ही है वो पढ़ाई के लिए, तो वो सकारात्मक तरीके से काम कर पाएगा। तो ये अब्दुल कलाम जी ने 2 चीजें रखी थी। और शिक्षा, स्वास्थ्य, और स्वास्थ्य के हालात पे अगर मैं बात करूं तो उत्तराखंड बहुत बुरी स्थिति में आज बल्कि पूरा देश कोविड से लड़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम लास्ट ईयर जब डेंगू हल्द्वानी और उत्तराखंड के कई हिस्सों में जब डेंगू का प्रकोप बढ़ा था तो हम उस समय ही डेंगू रोकने में असफल हुए थे। और ये एक ऐसी बीमारी है जिसका अभी तक हमारे पास इलाज नहीं है। तो ये सारी चीजें ये तभी संभव है जब पर्वतीय क्षेत्रों में रोजगार और शिक्षा की एक अच्छी व्यवस्था हो ताकि पहाड़ के लोगों को उत्तराखंड से बाहर न जाना पड़े। जी बिल्कुल। अब हम आपसे बात करेंगे। हम बहुत से लोग ये नहीं जानते कि उत्तराखंड 2 मंडलों में बटा हुआ है, एक कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल। हम कुमाऊं मंडल के होने के नाते तो कुमाऊं और गढ़वाल में काफ़ी विकास का भी और राजनीति का भी बहुत फर्क आया है। तो हमेशा राजनीति का शिकार रहा कुमाऊं और आपका नैनीताल डिस्ट्रिक्ट और पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण जिले हैं हमारे राज्य के। हमारे राज्य का हाई कोर्ट भी आपके नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में है। तो आप अभी हल्द्वानी की परिस्थितियों के बारे में क्या कहेंगे? जो हर गलियों में कोरोना पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं, आप उस बारे में क्या कहेंगे? सर, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि उत्तराखंड कुमाऊं और गढ़वाल होने के ये एक मंडल थे। अगर इनको हम उत्तराखंड बनने से पहले या रानी विक्टोरिया के शासनकाल से देखें तो ये मंडल पहले से विभाजित थे। तो यहाँ केवल और केवल एक सांस्कृतिक और हमारी पहाड़ी जो स्ट्रक्चर है उसमें केवल बदलाव था। लेकिन जब उत्तराखंड बना तो उसके बाद क्या हुआ कि राष्ट्रीय पार्टियों ने एकदम सत्ता में कब्जा किया। तो फिर उसके बाद जब बात आने लगी तो राष्ट्रीय पार्टी ने क्या करा, अपना प्रदेश अध्यक्ष कुमाऊं से बनाना शुरू करा, मुख्यमंत्री का चेहरा गढ़वाल से शुरू करा। तो और कहीं ना कहीं एक क्षेत्रीय, जब एक राज्य की राजनीति में भी कुमाऊं और गढ़वाल जब होने लगेगा तो ये तो निश्चित है कि प्रदेश आगे जिस स्पीड से जाना चाहिए उस स्पीड से कभी नहीं जा पाएगा। दूसरा, मैं आपको कोरोना वाली स्थिति जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हल्द्वानी में आज भी, बल्कि कल शाम की रिपोर्ट है, लगभग नैनीताल हमारे डिस्ट्रिक्ट से 45 केस फिर पॉजिटिव पाए गए हैं। और इस दौरान कोविड की ड्यूटी कर रहे हमारे पुलिस बल के जवान, एक लालकुआं क्षेत्र की कोतवाली में लगभग 42 पुलिस जवान अभी तक पॉजिटिव आए हैं। तो सर्वप्रथम तो मैं प्रार्थना करूंगा इस मंच के माध्यम से भी
आप सभी दर्शकों से कहना चाहूंगा कि जो कोविड के दौरान काफी मेहनत और हमारी हर जरूरत को जिन्होंने पूरा करा और एक कोरोना वॉरियर्स बन के हमारे सामने आए, वो पुलिस वाले जल्द ही जल्द स्वस्थ हों। मैं बाबा केदार से भी यही प्रार्थना करता हूँ। और अभी केवल एक ही विकल्प, ये हकीकत है कि हमारे पास आज जो वाकई कोरोना ने स्थिति पैदा कर दी है, या अगर हमें अपने प्रदेश की जनता को जिंदा रखना है, देश की जनता को अगर बचाना है, उनको रोकना है, मैक्सिमम डेथ होने से अगर हमें रोकनी है, तो हमें अपनी अर्थव्यवस्था को आज मारना ही होगा। बिल्कुल। ये आज जो कोरोना का भयानक रूप, अब क्योंकि मैक्सिमम जब केस बढ़ रहे तो डेथ रेट बढ़ने लगी है, तो अगर उसे रोकना है तो अर्थव्यवस्था माननी ही पड़ेगी। और अभी हमारे तो अभी प्रदेश में चल रहा है कि लास्ट वीक भी सैटरडे संडे लॉकडाउन किया गया था, और अभी खबर आई है कि कल और परसों 2 दिन का फिर लॉकडाउन किया है। तो इसको मैं समर्थन देता हूँ, लेकिन व्यापारिक दृष्टि से भी एक राज्य सरकार और हमारे मंत्रियों को सोचना होगा। फिर इस पे वो काम कर रहे हैं, लेकिन दूसरा बस कुछ लापरवाहियां। और फिर उस बीच क्या हुआ कि तबलीगी जमात वाला जो एक सवाल उठा था, और वहां से लोग निकल के कई जगह पहुंच गए थे, तो उसका असर हल्द्वानी में भी हुआ। हल्द्वानी में भी वनबलपुरा और कुछ ऐसे हिस्से में वो उधर से लोग आ गए थे, तो उसका भी एक फर्क पड़ा। और आज स्थिति यह है कि हल्द्वानी में अब गांवों में भी एंटर करने लगा है। जैसे ग्रामीण इलाके की बात कहूँ तो यहाँ पे एक हल्दू चौड़ क्षेत्र है, वहां के दुकानदारों ने बल्कि फैसला भी लिया है कि उन्होंने स्वतः फैसला लिया है 25 तारीख से वहां का व्यापार मंडल 31 तारीख तक व्यापार बंद रखेगा। तो ऐसे ही हमारा पंचायत घर का एरिया है, तो ये ग्रामीण इलाके हैं, तो इन इलाकों में भी 1 केस 2 केस मिलने लगे हैं। और शहर में क्योंकि आप कितनी भी कोशिश इस समय कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आप तक वायरस पहुंच ही रहा है। बाकी एक ही तरीका है कि जागरूक बनना होगा, और सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखते हुए ही हमें व्यापारिक गतिविधियां चालू रखनी होंगी। जी। उपाध्याय जी, हम एक और चीज आपसे पूछना चाहते हैं कि अभी जो स्टूडेंट सफर कर रहे हैं एग्जाम ना होने की वजह से, और कई सेमेस्टर स्टूडेंट और एनुअल स्टूडेंट, आपके हमारे राज्य में 2 प्रमुख यूनिवर्सिटीज़ हैं। एक नंदी बहुगुणा यूनिवर्सिटी है, और आपका कुमाऊं यूनिवर्सिटी है, गढ़वाल यूनिवर्सिटी है। एक हाल ही में हमें पता चला है कि एक कुमाऊं को दूसरी यूनिवर्सिटी सोबन सिंह जीना, अल्मोड़ा को पृथक यूनिवर्सिटी बना दिया गया है। इस कोविड-19 के माहौल में स्टूडेंट काफ़ी परेशान हैं। जो थर्ड ईयर पास हो गए थे, उन्हें सर्टिफिकेट नहीं मिले हैं। तो इस पर आपको क्या कहना है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था और हमारे राज्य के जो 3 वाइस चांसलर हैं, वो किस हद तक और कितने उदासीन हैं हमारे छात्रों के लिए? जी, सर्वप्रथम तो मेरा ये मानना है कि आज कोरोना की स्थिति को देखते हुए सबसे पहले तो उच्च शिक्षण संस्थानों में भी क्लास प्रमोट कर देनी चाहिए, और हमें कोशिश करनी चाहिए कि इस बार, बल्कि इसमें शायद अभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी चल रही है, तो मंडे तक शायद इस पर कुछ डिसीजन आने वाला भी है जी। तो जहां तक मेरी नॉलेज में है, NSUI ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली है। अगर मैं सही हूँ तो NSUI के माध्यम से ये याचिका डली हुई है। तो इस पे मेरा मानना तो यही है कि फिलहाल सेमेस्टर आगे बढ़ाना चाहिए। और दूसरा, अभी जो उत्तराखंड की उच्च शिक्षा के हालात हैं, तो वाइस चांसलर या तो वो अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, या फिर जो राजनीति पिछले 13 सालों में 2007 के बाद जो उच्च शैक्षणिक संस्थानों में, और 2013 के बाद खासकर जब से एक आवाज गवर्नमेंट ने जब 4200 करोड़ से जब बजट कम करके निजीकरण की एक आवाज उठानी शुरू करी थी कि उच्च शैक्षणिक संस्थानों का निजीकरण एक माध्यम है शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, तो उसके बाद से या तो वाइस चांसलर अपने अधिकारियों का सही तरीके से प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, या फिर ये हो रहा है कि जो राजनीति शैक्षणिक संस्थानों में चली गई है, वो एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य छात्रों के भविष्य और शिक्षा प्रणाली के लिए वाकई नुकसानदायक वह हो रहा है, जो एक राजनीति शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश कर चुकी है। जी, तो आपने बिल्कुल सही कहा। हाई कोर्ट में, अभी सुप्रीम कोर्ट में याचिका डली हुई हैं, कई याचिकाएं आई हैं, और यूजीसी भी इसके खिलाफ पिटीशन डाल रहा है और याचिकाएं डाल रहा है। उस वजह से ये याचिका कल अगर
सुनवाई होती, बट ये सुनवाई अब मंडे को टल चुकी है। हमारे सूत्र जो हमारे एक वकील साहब हैं, श्रीवास्तव जी हैं, वो स्टूडेंट राइट्स के लिए काफ़ी लड़ रहे हैं, और उनका हम यहाँ साधुवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं इस मंच से। अलख अलख आलोक श्रीवास्तव जी हैं, जो वो स्टूडेंट राइट्स के लिए लड़ रहे हैं, और हमारे कई सारे स्टूडेंट विंग के लोग जो NSCI से हैं, हमारे भारतीय छात्र संसद से हैं, उत्तराखंड छात्र संसद से हैं, और भारत के कई और राज्य जो अभी कोविड-19 से परेशान हैं। स्टूडेंट्स का स्ट्रेस लेवल आप समझते होंगे किस हद तक जा चुका है। अगर ये अगस्त महीने तक अगर रिजल्ट नहीं आया तो स्टूडेंट्स के पूरा एक साल बर्बाद हो जाएगा, और 12 मंथ एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत होते हैं। आप बिल्कुल समझ सकते हैं कि 12 महीनों का रेंट ही देना कितनी बड़ी बात होती है एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए। तो अभी UGC का और हमारी राज्य सरकार का जो उदासीन व्यवहार है, उस पर आप क्या कहेंगे? जी, UGC का और हमारे राज्य सरकार का जो उदासीन व्यवहार है छात्रों के प्रति, उस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल। हमारी राज्य सरकारें मतलब अब इस समय जो हालात हैं, केवल राजनीतिक नीतियां बनाई जा रही हैं। अगर मैं शिक्षा व्यवस्था की बात करूं तो अभी हमारे माननीय मंत्री जी अभी बल्कि लगभग 1 साल 8 महीने पहले एक पिथौरागढ़ के एक महाविद्यालय से लाइब्रेरी का एक आंदोलन शुरू हुआ था कि हमें किताबें चाहिए। तो आज उत्तराखंड ये स्थिति आ चुकी है राज्य में कि एक छात्र को किताबों की मांग को लेके 25 दिन सरकार उठी है, क्योंकि शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा ये हमारी मौलिक अधिकार हमें हर नागरिक को मिले, ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है। अभी आजकल ही मैं बताऊं कि अभी 2 दिन से हल्द्वानी में भी कल से एक इकलौती लाइब्रेरी है हल्द्वानी की, उसे बंद करने का प्रयास किया जा रहा है। तो कल वहां पे छात्रों ने धरना दिया था 1 दिवसीय। तो उसमें हमारे क्षेत्रीय दल उत्तराखंड क्रांति दल, मैं उसका प्रदेश प्रवक्ता भी हूँ। तो हमने भी मांग करी है कि ये से बनाया जाए ताकि यहाँ पे स्टूडेंट इसमें आ गए थे, तो काफी मानसिक दबाव उनके ऊपर था, और ये स्वाभाविक है इस समय। और ये हर कोई इस समय स्ट्रेस से, मेरा तो मानना है कि हर व्यक्तिगत तौर पे हर कोई इससे जूझ रहा है। तो स्टूडेंट में इसका ज्यादा प्रभाव पड़ा है, क्योंकि एक इस तरीके से घर पे रहना और किताबों से कहीं ना कहीं दूर हुए हैं। ऑनलाइन शिक्षा केवल मजाक बना दी गई है, और जो संभव भी नहीं है वो चीज करने का प्रयास राज्य सरकारें कर रही हैं और बढ़ावा दे रही है। मध्यम वर्ग ऑनलाइन पढ़ाई के नाम पे जो वो भी एक को आधुनिक, मैं तो कहता हूँ हमारे उत्तराखंड में तो ऑनलाइन क्लासेस का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि ये ऐसा पहाड़ी इलाका है। हमारे मैक्सिमम पहाड़ जो आज तक जहाँ पे बिजली भी नहीं है, सड़क नहीं है और मोबाइल का टावर तक नहीं है, तो ऐसे प्रदेश में आप ऑनलाइन शिक्षा की बात करें और उसके एवरेज में आप वही फीस वसूलें जो आप क्लासेस और स्कूल चालू के टाइम लेते थे, तो ये एक राज्य के अंदर एक बहुत गलत नागरिकों के साथ हो रहा है और अभिभावकों के साथ हो रहा है। बिल्कुल, जहाँ एक नेट पैक की कीमत किसी गरीब आदमी के कई हफ्ते भर का खर्चा होता है, वहीं हमारे राज्य में कई सारी दिक्कतें हैं। अभी भारी वृष्टि के वजह से मुंशियारी नाम का तहसील हमारा काफ़ी क्षतिग्रस्त हुआ है, और राज्य सरकार का भी इस पे दृष्टि अवश्य है, लेकिन बीआरओ की एक उदासीनता की वजह से वहाँ के नागरिक काफ़ी परेशान हैं, और वहाँ से छात्रों का उत्तराखंड के शहरों में आना काफ़ी मुश्किल हो चुका है। तो हम हमेशा छात्रों के लिए लड़े हैं। मैं एक स्टूडेंट एक्टिविस्ट रहा हूँ, और आप प्रदेश स्तर के कार्यकर्ता हैं। आपने कई सारी योजनाओं में प्रतिभाग किया है। आप कई गरीब लोगों की मदद करते हैं, ब्लड डोनेशन कैंप करते हैं, और हमारे कोऑर्डिनेटर, स्टेट कोऑर्डिनेटर श्री प्रमोद जी के आप मित्र रहे हैं। और हम आपसे एक छोटा सा प्रश्न और लेंगे कि आपको आने वाले भविष्य में उत्तराखंड कहाँ दिखाई देता है? आने वाले 5 साल में आपको कहाँ दिखाई देता है?
सर 20 वर्षों से लगातार पहाड़ के जवानी, पहाड़ के पानी की बात होते रही और अभी कहा था कि पहाड़ की जवानी, पहाड़ के पानी, पहाड़ के काम नहीं आ पा रही। आज 20 वर्ष हो गए इस मुद्दे से ही शुरुआत राज्य आंदोलन की हुई थी कि पहाड़ का युवा पहाड़ में रहे, पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम आए, पहाड़ का पानी पहाड़ के काम आए। इसी को लेकर राज्य आंदोलन का दौर शुरू हुआ और आज एक दिन भी एक बहुत अच्छा है क्योंकि आज ही के दिन क्षेत्रीय दल की स्थापना हुई थी, उत्तराखंड क्रांति दल की, जिसके नेतृत्व में राज्य आंदोलन, व्यापक राज्य आंदोलन चला और एक लंबे संघर्ष के बाद देवभूमि की जनता ने उपरांत के साथ खड़े होकर देवभूमि की जनता ने जो आंदोलन लड़ा और एक लंबे संघर्ष के बाद एक नई पहचान मिली उत्तराखंड होने को पर्वतीय राज्य बना। लेकिन राजनीति ने आज भी उस विकास को जो देखा गया था पहाड़ के लिए सपना, उसे सीमित कर दिया है उधम सिंह नगर और हरिद्वार और मैदानी इलाकों के लिए। तो पहाड़ में आज भी विकास नहीं हो पाया। अगर मैं उत्तराखंड की अगर बात करूं आने वाले 5 साल की, तो जो अब तक होता आ रहा है कि मैदानी इलाकों में थोड़ा बहुत विकास होगा और फिर वही सत्ता की बंदरबांट लगी रहेगी। मैं सोचता हूँ कि आने वाले 5 साल में भी यही स्थिति है। लेकिन इस बार एक अच्छी चीज जो राज्य के अंदर देखने को मिली है, जो अभी वर्तमान स्थिति में है, जो युवा है और जो प्रवासी उत्तराखंडी है, तो एक युवा अच्छी संख्या में क्षेत्रीय दल के साथ खड़े होने को तैयार हैं और उन पर एक बार पुनः भरोसा करने के लिए तैयार हैं कि राज्य आंदोलन आपने किया था और एक बार आप सत्ता की लड़ाई भी लड़ी है और वाकई पहाड़ी क्षेत्रों में जो बदलाव को सपने देखे गए थे आंदोलनकारियों द्वारा वो पूरे हो सके। तो अगर इसी तरीके से जो आज स्थिति है, केवल राजनीतिक चीजों का, राजनीतिक ज्यादा बातें राज्य के भीतर हो रही हैं और प्रत्येक विधायक जो पहाड़ से बने वो पहाड़ छोड़ के आज देहरादून बसे हुए हैं। तो अगर यही हुआ, ये सारे नेता, ये सारे विधायक अगर पहाड़ के गांवों तक नहीं पहुंचे और पहाड़ मैं क्योंकि इस बात को इसलिए भी अधिक बोलना चाहूंगा क्योंकि आपके माध्यम, आप लगातार छात्रों की बात छात्र संसद के माध्यम से उठा रहे हैं। तो शिक्षा के निजीकरण पर मैं कहना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा जो इससे प्रभावित होगा वो है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, क्योंकि ये एक ऐसी योजना है, मैं इसकी बिल्कुल तारीफ करता हूँ। आज महिला सशक्तिकरण की बात होती है, बेटियों के उज्जवल भविष्य की बातें होती हैं, तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ एक अभियान जो चलाया गया वो एक बेहतर, मतलब उससे कई लोग शिक्षित हुए, कई बच्ची, कई छात्राओं को इससे लाभ हुआ क्योंकि शिक्षा जिस तरीके से चलाया गया, इससे पहले जैसे एक आदरणीय वाजपेयी जी और कलाम साहब के रोल मॉडल पे एक उस समय गाना चला करता था जब हम स्कूल जाया करते थे, स्कूल चले हम। तो उसी तरीके से बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान भी एक जागरूकता अभियान की तरीके से बेटियों को शिक्षा अधिक दी जा रही है। तो अगर निजीकरण शिक्षा का होता है, मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग कहीं ना कहीं उसमें बात भी रखी गई है, सरकार द्वारा ये भी रखा गया है कि हम उसमें लॉनिंग कराएंगे। निजीकरण अगर शिक्षा का होता भी है, उच्च शैक्षणिक संस्थान अगर निजीकरण में जाते भी हैं तो हम लॉनिंग कराएंगे मध्यम वर्ग परिवार को और गरीब परिवार को। उसमें 40% शायद गरीबों को और मध्यम वर्ग को देना होगा, लेकिन तब भी निजीकरण के बाद वह लोन लेने के लिए मध्यम वर्ग गरीब वर्ग देवभूमि का बिल्कुल भी सक्षम नहीं है। और मैं तो मानता हूं कि पूरे देश में संभव हो कि निजीकरण के बाद मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग इससे प्रभावित ना हो। तो निजीकरण शिक्षा का कतई नहीं होना चाहिए। ये मैं आपके मंच के माध्यम से रखना चाहूंगा कि शिक्षा का निजीकरण का विरोध हर छात्र, देश का हर नागरिक करे। जी बिल्कुल। तो हम एक अंतिम प्रश्न के साथ इस वीडियो को खत्म करेंगे। जो अभी भारत के बॉर्डरों में हो रहा है, ना सिर्फ कोविड-19 हमारे सामने एक विपदा की तरह खड़ा है, चीन भी हमारे बॉर्डरों पे अपने आर्मी के साथ खड़ा है। जहाँ तक ही अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का हवाला दिया जाए तो चीन युद्ध की पूरी तैयारी कर चुका है। तो अभी सीमांत के व्यक्ति होने के नाते आप अपने उत्तराखंड के लोगों के लिए एक छोटा सा संदेश दीजिए और हमारे छात्रों के लिए भी एक संदेश दीजिए जिसमें वो अपने जीवन से लड़ सकें, इस माहौल से निकल सकें। जी एक चीन और भारत का विवाद जो एक इस समय चल रहा है और मैं इस पे
कुछ इसलिए भी नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि एक राष्ट्रीय मुद्दा है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है, और इस पे जो पिछले एक 25-30 दिनों महीनों भर से जो सोशल मीडिया में एक लगातार इस पे बयानबाजी और बहसबाजी हो रही है, और वह लोग करते हैं जो, जैसे मैं स्वयं हूँ, मैं खुद को मानता हूँ कि मैं चीन और भारत के सीमा विवाद के बारे में ज्यादा जानकार नहीं हूँ, लेकिन उसके बाद भी मैं उस पर बहस करूँ और अपनी ही सरकार, अपनी ही सेना के खिलाफ अगर बयानबाजी करूं तो बिल्कुल गलत है। इसके लिए हमें भारतीय सेना पे पूरा गर्व है, और बिल्कुल वो तो है। ये हमारा सौभाग्य है कि मैं एक ऐसे प्रदेश से आता हूँ जहाँ भारतीय सेना में सबसे अधिक संख्या में जवान उत्तराखंड से रहते हैं। बिल्कुल यहाँ पहाड़ों में भागते हुए 17.5 साल से तैयारी करते हुए 18 साल भर के अंदर 19 साल का मैक्सिमम युवा हमारा अब तक सेना में भर्ती होते रहा है। तो ये जी हमारा सौभाग्य है, हम ऐसे प्रदेश से आते हैं। तो दूसरा, मैं सीमा विवाद पे तो मैं कुछ भी नहीं कहना चाहूंगा, बस अपने देवभूमि की जनता से और खासकर युवाओं से ये अपील करना चाहूंगा कि आप भी कोशिश करें इस मुद्दे को सोशल मीडिया में जितना कम इस पर चर्चा हो सके। बाकी राष्ट्रीय अखबार और मीडिया पर हमें जानकारी हम अपनी इकट्ठी करते रहें, लेकिन अपना तर्क उतना ही दें जितना इस समय जरूरत है, जिससे सेना का मनोबल कम ना हो। और ऐसे हालात में एक क्षेत्रीय दल का प्रवक्ता होने के नाते और एक उत्तराखंड का आम नागरिक होने के नाते मैं अपनी भारतीय सेना और भारत सरकार के बिल्कुल साथ खड़ा हूं। जो भी निर्णय वो देश हित में लेंगे वो इस समय वर्तमान परिस्थिति के हिसाब से बिल्कुल सही होगा। बिल्कुल एक छोटा सा आप हमारे युवा नेताओं के लिए और जितने भी स्टूडेंट विंग हैं जो आज स्टूडेंट के लिए काम कर रही हैं, अपने अपने राज्यों के लिए जो वो अपना काम कर रहे हैं, जो भी हमारे सोशल वर्कर्स हैं, एक छोटा सा संदेश देकर इस वीडियो को समाप्ति की तरफ ले जाइए। जी, मैं सभी छात्र छात्राओं और जितने भी ऐसी संस्थाएं हैं, चाहे छात्र संसद हो और इस तरीके से जो भी, और मैं आपके मंच के माध्यम से, आलोक श्रीवास्तव जी आपने बताया था जो भी शायद सुप्रीम कोर्ट में जी इस लड़ाई को लड़ रहे हैं कोरोना के दौरान, मैं सर्वप्रथम इस मंच के माध्यम से उनका अनेकों अनेक धन्यवाद करना चाहूंगा कि छात्रों के इस कठिन समय में जो छात्र हित के निर्णय है उसकी लड़ाई आप सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं। तो मैं उनका धन्यवाद करना चाहूंगा और सभी संस्थाओं से और छात्र छात्राओं और युवाओं से अपील करना चाहूंगा। वाकई एक मतलब छात्र संघ चुनाव जो है वाकई एक आने वाली भविष्य की राजनीति होती है। तो युवा सभी छात्र नेताओं और छात्रों से ये निवेदन करना चाहूंगा कि सकारात्मक राजनीति, और जो पहले हुआ करता था, जो हम पहले सुनते थे कि अध्यक्ष चुनाव के बाद अध्यक्ष बन के, नेता बन के हम विद्यालय के लिए, महाविद्यालय के लिए ये करेंगे, सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। तो अभी जो है छात्र राजनीति बिल्कुल भटकी हुई हमारे, चाहे उत्तराखंड हो या प्रदेश की जो छात्र नीति है वो बिल्कुल भटकी हुई है, वो किसी न किसी राजनीतिक दल की राजनीति बन गई है। तो इसे खत्म करके पुनः एक बार अपने विद्यालयों, महाविद्यालयों के लिए चुनाव लड़ें और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। मैं सारे नेताओं से ये अपील करना चाहूंगा, जितने भी हमारे युवा नेता और छात्र संघ के नेता हैं। जी धन्यवाद। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत और जय उत्तराखंड। हमारे उत्तराखंड के लोगों का सभी सुरक्षित रहें, सभी स्वस्थ रहें। धन्यवाद उपाध्याय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।